Hello everyone, welcome to this channel CSR Net Life Science, and this is a video for MCQ on microbiology, and the topic is history and scope of microbiology. And this video not only for the agriculture microbiology, it cover all questions from the history and scope of microbiology. तो आपके सिलेबस में जिसके सिलेबस में अगर माइक्रोबायोलॉजी की कुछ पार्ट है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और आप ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से मतलब ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो 30 हैं, पर इसके अंदर भी और क्वेश्चंस बनते जाएंगे। तो होप आप लोग को वो क्वेश्चंस अच्छे लगें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन नेकेड आइज, ऑब्जेक्ट डायमीटर लेस देन। The first option is 1 centimeter, 1 millimeter, 1 meter, and none of these. So, what is the answer? The answer is 1 millimeter. So, this is a table in which already mentioned that what can we see by the electron microscope and light microscope and unaided eyes. तो यहाँ पे जब ये देखिए, मतलब ये 0.1 nm है, तो वहाँ पे हम केवल एटम्स को देख सकते हैं। 1 to 10 nm से बीच हम प्रोटीन्स और लिपिड्स को देख सकते हैं। 10 to 100 म्यू माइक्रोमीटर के बीच हम वायरस, स्मॉल बैक्टीरियाज और इसको वो भी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम इसको देखेंगे। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया, न्यूक्लियस। और जब ये डायमीटर और जब ये साइज़ 100 म्यू से ऊपर होता जाएगा, देन हम इसको विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं जब ऑब्जेक्ट एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर का होगा। और हम लोग फ्रॉग एग को भी अनएडेड आई से देख सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ तालाबों के आसपास एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रहती, वो जो होती वो फ्रॉग की होती है। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। So the next question is, Robert Hooke published his books Systema Naturae, Micrographia, both or none of these. So the answer is Micrographia. He published his book 1665. और जो ये बुक थी, इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था कि माइक्रोस्कोप की चीज़ें हम कैसे यूज़ करेंगे। उन्होंने एक छोटा सा माइक्रोस्कोप जो था वो डेवलप किया था, और साथ ही उन्होंने इसमें अपने फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन थे माइक्रोस्कोप के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, उन्होंने वो शेयर किए थे। और सबसे पहली जो इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी ड्राइंग को इन्होंने ड्रॉ किया था अपनी इस बुक में और उनके बारे में बताया था। तो दिस इज़ अ फर्स्ट कवर पेज ऑफ दिस बुक माइक्रोग्राफिया बाय रॉबर्ट हुक। एंड रॉबर्ट हुक को सभी जानते होंगे, उन्होंने ही सेल की डिस्कवरी की है और साथ में ये बुक उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा कई और किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनविजिबल ऑर्गेनिज्म कैन डिसीज सजेस्ट बाय। ऑप्शन ए इज ल्यूवेनहॉक, स्पेलेंजोनी, एडवर्ड जेनर एंड गिरोलामो फ्रैकास्टेरो। तो द राइट आंसर इज गिरोलामो फ्रैकास्टेरो। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ल्यूवेनहॉक के बारे में। सबको पता होगा सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कुछ नोन साइंटिस्ट हैं, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, इन सब का माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सो द ल्यूवेनहॉक इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. He is a Dutch microbiologist and he discovered protozoa, bacteria. He also found sperm cell, blood cell, and also described spermatozoa in fishes and some aquatic animals. So इनका तो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद हैं स्पेलेंजनी। उन्होंने क्या किया, जब सबसे पहले कुछ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पता नहीं था, तो सबका ये मानना था कि जो क्रिएचर्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, वो सारे
ऑलरेडी जो लिविंग बीइंग है उनसे ही डेवलप हो जाते, या नॉन लिविंग थिंग से नॉन लिविंग थिंग से डेवलप होते, उसी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी कहा गया। लेकिन जब जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई तो कई लोगों ने थ्योरी दी, और उसमें से एक जो थे स्पेलेंज़ोनी, उन्होंने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग क्रिएचर हैं, वो डायरेक्ट किसी नॉन लिविंग थिंग से नहीं डेवलप होते। इवन एयर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ तो क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जो जाके नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते। तो इसका मतलब ये उन्होंने डिस्प्रूव करने में हेल्प की स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। उसके बाद एडवर्ड जेनर है, इनका नाम सबने सुना होगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो हम लोग वो आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट यूज द टर्म एनिमिक्यूल्स। तो लेवेरॉन के बारे में अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन के बारे में लिखिए। और रॉबर्ट कोच के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, इतना कंट्रीब्यूशन है उनका माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद है मैटकेनिकॉफ, इनके बारे में अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड आंसर इज़ ल्यूवेनहॉक। जब उन्होंने प्रोटिस्टा को देखा, सबसे पहले प्रोटोजोआ जो ग्रुप था उसको उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने उसी को छोटे छोटे एनिमिक्यूल्स की टर्म दी। सो द राइट आंसर इज फोर्थ, ल्यूवेनहॉक। फिफ्थ क्वेश्चन इज माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन कॉज डिसीज। ये किसने कहा था? फर्स्ट ऑप्शन इज पास्चर, रिचार्ड जुलिस, एगस्तिनो वैसेई एंड ग्रिफिथ। तो पास्चर तो है नहीं इसका आंसर। रिचार्ड जुलिस, इसमें जितने भी साइंटिस्ट के नेम है सबका किसी न किसी चीज़ से रिलेशन है, और आपको आगे उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो क्वेश्चंस इसमें नहीं भी हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो जो ग्रिफिथ थे वो सबको पता होगा, इनकी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, वो आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद है राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, एगस्तिनो वैसेई। ये एक साइंटिस्ट थे। तो जब सिल्क इंडस्ट्रीज़ में अचानक से देखा कि बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा और जो सिल्क वॉर्म हैं वो मरने लगे, तो इन्होंने उस पर ही रिसर्च की और उन्होंने देखा कि जो सिल्क वॉर्म हैं वो एक फंगस की वजह से उनमें एक फंगल डिसीज़ कॉज हो रही, और इसकी वजह से सिल्क इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। तो उन्होंने ही ये बात बताई कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वही डिसीज़ को कॉज कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज़ 3, एगस्तिनो वैसेई। नेक्स्ट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आई नो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबको पता होगा, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रुप इंक्लूड थे। तो आप लोग आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, और इजी सा क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन इज मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई वायरस एंड एनीमिलिया। नेक्स्ट इज मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई आर्किया एनीमिलिया। थर्ड इज मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई एनीमिलिया एंड प्लांटी। एंड फोर्थ इज मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई वायरस प्लांटी। तो वायरस तो इसमें था ही नहीं, तो ऑप्शन 2 ये अपने आप कैंसिल हो गए। उसके बाद आर्किया के बारे में इन्होंने ऐसे अलग से नहीं बताया था, ये मोनेरा में ही बैक्टीरिया और सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड थे। तो द राइट आंसर इज़ 3, मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई एंड एनीमिलिया एंड प्लांटी। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया किसने था? वो दिया था RH व्हिटेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द वैक्सीनेशन। अब यहाँ पे उन्हीं साइंटिस्ट का नाम आ गया। ABSI के बारे में आप लोग जान चुके, मिलर का यहाँ कोई रोल नहीं है और ना ही इनका कोई रोल है। तो आंसर इज एडवर्ड जेनर। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, और इनका इम्यूनोलॉजी में बहुत ज़्यादा बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा। कैसे? 1798 जब इन्होंने सबसे पहला वैक्सीन, जो फर्स्ट वैक्सीन था, वो इन्होंने डिस्कवर किया। एक्चुअली ही इज़ अ साइंटिस्ट, और वो ये चीज़ देख रहे थे, वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे कि जो मिल्क मेड हैं
मिल्कमेड हैं तो वो स्मॉल पॉक्स से अफेक्ट ज़्यादा नहीं होते, और जो मिल्कमेड की फैमिली या जो उस उनके साथ जो सारे ग्वाले और वो सब जो रहते दूध बेचने वाले, तो वो स्मॉल पॉक्स से अफेक्टेड नहीं होती। उस समय जब मेडिसिन्स नहीं चलती थी और सारी चीज़ों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो छोटी बीमारी भी एक बड़ी महामारी का रूप ले लेती थी और उसमें काफ़ी लोग मारे जाते थे। और क्योंकि ये सारी डिसीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती थी, तो ये बहुत जल्दी ही फैल जाती थी। तो वो उन्होंने देखा कि स्मॉल पॉक्स है जो वो मिल्क मेड को अफेक्ट नहीं कर रहा, वेयर एज जो नॉर्मल पर्सन है अगर उसको वो डिसीज़ हो रही तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जा रहा है। तो उन्होंने इस इस रिसर्च को वो करते गए और उन्होंने ये देखा कि जो मिल्क मेड है तो उसको काऊ की वजह से काऊ पॉक्स होते, और जिसकी वजह से उनको फीवर आता और उनको जो सोर्स होते वो भी होते, लेकिन वो उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती। ये चीज़ उनको नहीं पता था कि कोई इम्यूनिटी डेवलप हो रही, और उन्होंने यही फिर इसी को एटेन्यूएटेड फॉर्म में फिर उन्होंने इस चीज़ का एक वैक्सीन तैयार कर लिया। और उन्होंने सबसे पहला जो वैक्सीन था एक लड़के को लगाया, जेम्स फिलिप नाम था, आई थिंक उसका जेम्स फिप्स ऐसे कुछ नाम था। तो उसको उन्होंने वो वैक्सीन दी और देखा कि वो स्मॉल पॉक्स से मतलब इन्फेक्टेड था और वो ठीक हो गया। तो इसीलिए इन्होंने सबसे फर्स्ट वैक्सीन बनाया और इसलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन। वी ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड विद दिस टर्म फर्मेंटेशन। हमने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी। तो जो लुईस पास्चर थे, जब कुछ अब जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और जो रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने लुईस पास्चर जो थे वो भी वैक्सीन बना रहे थे काफ़ी चीज़ों पे, और जब डिस्कवरी शुरू हो गई थी तो वहाँ पे क्या हुआ, अचानक जो फर्मेंटेशन जो एथेनॉल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे लॉस होने लगा। तो एक जो कोई जिसकी इंडस्ट्री थी, तो उसने जो कोच के असिस्टेंट थे उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप आके देखो कि जो मेरी फैक्ट्री है उसमें जो पूरी एथेनॉल है वो जो ख़राब हो गया, फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं हो पाई। तो वहाँ पे कोच आए, पास्चर आए, तो उन्होंने देखा कि जो एथेनॉल है जो ईस्ट है, हम जानते हैं कि ईस्ट इस प्रोसेस को करवाता है, तो ईस्ट एथेनॉल ना बना के उसने सारा लैक्टिक एसिड बना दिया। इसलिए वो सारी जो उसका वाइन और जो प्रोडक्शन था फर्मेंटेशन का वो सारा उसका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से कहीं ना कहीं लुईस पास्चर को बहुत बड़ा फेम मिला और उन्होंने इस पर कई रिसर्च पेपर छापे, और फाइनली उन्होंने 1885 में, मुझे क्लियर याद नहीं, सॉरी ये मैं नहीं बता रही, ठीक है, उन्होंने फिर फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किया। आई थिंक 1885 था, यस, ठीक है, सॉरी 1857, यस 1857 को उन्होंने फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की। इसके अलावा भी उन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी कि जिसमें ये था कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग क्रिएट हो जाती, तो उसको भी डिस्प्रूव किया। जो उनका एक्सपेरिमेंट था स्वान नेक फ्लास्क वाला, जिसमें वो इसको गर्म कर रहे थे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वो एस शेप ट्यूब होने के कारण ब्रॉथ में नहीं जा पा रहे थे, और जिसकी वजह से ये जो ब्रॉथ था ये कंटेमिनेटेड नहीं हुआ। तो उन्होंने साथ में इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन को भी डिस्प्रूव किया। नेक्स्ट है जॉन टिंडल, जिन्होंने टिंडल इफेक्ट दिया था। एफ कोहेन जो थे, उन्होंने बैक्टीरिया को क्लासीफाइड किया, उनका शेप बताया, मीन्स कि या तो वो रॉड शेप होंगे मीन्स वेसिलस, या स्पेरिकल होंगे मीन्स राउंड शेप,
या वो थ्रेड लाइक होंगे स्पायरलम, या फिर वो कॉमा शेप होंगे। तो ये जो उन्होंने थ्रेड शेप होंगे, तो ये एफ कोहन ने बताया, और कोच के बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो फर्मेंटेशन का डिस्कवरी ईयर था वो था 1857। Who published the antiseptic surgery? So the answer is Joseph Lister. इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इन्फेक्शियस वुंड थे, तो उस समय क्या होता था कि काफ़ी लोगों को घाव से ही वो इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता था और उनकी डेथ हो जाती थी। तो इन्होंने सबसे पहले सर्जरी में फ़िनॉल को यूज़ किया। फ़िनॉल से इन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वॉश किए और साथ में एंटीसेप्टिक सर्जरी को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्या है, एंथ्रिक डिसीज इज कॉज्ड बाय रॉबर्ट कोच वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड उनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले बात करें एंथ्रिक डिसीज़ होती कैसे है। सॉरी। तो एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रेक्सिस, उसकी वजह से ये डिसीज़ होती। तो जो इन्होंने कोच पॉस्टुलेशन दी थी, उन्होंने उसमें क्या किया, जो एंथ्रिक्स डिसीज़ थी जिस एनिमल में हो रही थी, और एक उसका जो सीरम और ब्लड लेके नॉर्मल जो हेल्दी एनिमल था उसमें ट्रांसफ़र किया, और उन्होंने देखा कि वो एनिमल भी इन्फेक्टेड हो गया। इससे उन्हें पता लगा कि कुछ तो है वहाँ पे जो इसको इन्फेक्ट कर रहा, और बाद में उन्होंने इस बैक्टीरिया का पता लगाया कि यही वो है जो इस डिसीज़ को कॉज कर रहा। इसके लिए उन्हें 1905 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। साथ ही रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी की, जो कि ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता, और उसका वो कल्चर करने के लिए उस समय जिलेटिन का यूज़ करने लगे। पहले उन्होंने नॉर्मल पोटैटो और कई प्रोटीन एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया अपने कल्चर को ग्रो करने के लिए, लेकिन क्योंकि हर चीज़ लिक्विड कल्चर में ग्रो नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने जिलेटिन का यूज़ किया। जिलेटिन इज़ द फर्स्ट सॉलिडिफाइंग एजेंट विच यूज्ड बाय कोच फॉर देयर कल्चर मीडिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि सम बैक्टीरिया आर एबल टू डाइजेस्ट जिलेटिन, वो जिलेटिन को डाइजेस्ट कर जा रहे हैं, जिससे कि क्या जिलेटिन लिक्विडिफाई हो जा रहा, और उसके बाद उनका जो सॉलिडिफाइंग एजेंट वो ठीक से काम नहीं कर रहा। लेकिन उस समय जो कोच थे, उनकी ही लैब में एक असिस्टेंट काम करता था, तो उनकी जो वाइफ थी, जिनका नाम था फैनी इल्शेमियस, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट मैं नॉर्मल बता रही आपको। उन्होंने क्या करा कि वो किचन में काम करी थी, उन्होंने देखा कि अगार जो है, अगार को हम एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ कर सकते। उसके बाद से अगार यूज़ होने लगा, और जो फिर कल्चर है और जो मीडिया है वो ईज़िली उसको बना के हम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कॉलोनी को प्रिजर्व भी कर पाए और फिर आगे अपनी रिसर्च कर पाए। और इसके साथ ही जब कोच ने ट्यूबरक्लोसिस की खोज की, तो उस समय उन्होंने माइकोबैक्टीरियम लेप्री की भी डिस्कवरी की, जो कि लेप्रोसी को कॉज करता, लेकिन वो उसके प्योर कल्चर और प्योर कॉलोनी को नहीं प्रूव कर पाए इस वजह से, और उसको वो एज अ प्योर कल्चर नहीं दिखा पाए, तो इसलिए वो काम उनका बीच में ही रुक गया। आफ्टर जब अगार डिस्कवर हुआ, तो वो अपनी रिसर्च और अच्छे से आगे कर पाए। नेक्स्ट इज मलेरिया इज कॉज बाय, आंसर इज लेवरॉन। हु डेवलप द वैक्सीन फॉर एंथ्रेक्स, तो इसका आंसर मुझे पता है, ज़्यादातर लोग रॉबर्ट कोच कहेंगे, बट द राइट आंसर इज़ लुइस पास्चर एंड रिचर्ड जूलिस इज़ द साइंटिस्ट हु डेवलप पेट्री प्लेट और पेट्री डिशेस, जिसमें कल्चर मीडिया को आसानी से रखा जा सकता है। हु डिस्कवर्ड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, आंसर आपको पता होगा, रॉबर्ट कोच। और ट्यूबरक्लोसिस होता किससे है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। नेक्स्ट इज फैगोसाइटोसिस, द राइट आंसर इज ई मैटेनिकॉफ
ही इज़ अ साइंटिस्ट हु वर्क ऑन इम्यूनिटी। तो उन्होंने देखा कि ब्लड में कुछ ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने पे उनको खा रहे हैं। तो उन्होंने इस तरीके से फेगोसाइटोसिस की डिस्कवरी की। फेगो मीन्स क्या होता है, टू ईट एन अप, एंड साइटोसिस सेल, मतलब जब सेल किसी चीज़ को खा जाए, स्पेशली बैक्टीरिया या इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट को, तो उसको हम लोग फेगोसाइटिस सेल बोलेंगे। और दिस फिनोमेना इज नोन एज द फेगोसाइटोसिस। स्पॉन्टेनियस जनरेशन डिस्प्रूव बाय लुईस पास्चर। ठीक है, और अगर आंसर ये आएगा तो ये भी कहीं कहीं पूछा जा सकता है, लेकिन जो राइट आंसर है वो लुईस पास्चर ही है। नेक्स्ट, पेट्री डिश, पेट्री प्लेट। जो नॉन माइक्रोबायोलॉजी बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा। पेट्री डिश एक कांच की एक छोटी सी प्लेट होती, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट मीडिया भरा जाता और इस पे बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो होती, और इसको ईजिली हम लोग इंक्यूबेटर में रख सकते हैं उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए। तो ये रिचर्ड जूलिस ने बनाया था। उसके बाद है हु डिस्कवर द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो द राइट आंसर इज विनोग्रेडस्की। साथ में उन्होंने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते जो सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करते और नाइट्रोजन को भी ऑक्सीडाइज करते। और रूट नोड्यूल आइसोलेटेड बाय द आंसर इज बेंट्रिंग। इन्होंने सबसे पहले रूट नोड्यूल को आइसोलेट किया। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ करते तो लेग्यूमिनस प्लांट में वो अपनी नोड्यूल बना लेते, क्योंकि जो एंजाइम होता नाइट्रोजिनेज विच हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज़ ऑक्सीजन इनटॉलरेंस, वो ऑक्सीजन को नहीं टॉलरेट कर सकता, इसलिए नोड्यूल्स में को वो एनारोबिक इन्वायरमेंट देने के लिए नोड्यूल्स बना लेते और साथ ही बैक्टीरिया को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। Clostridium botulinum is discovered by, the right answer is Van Irmangen। इन्होंने क्या किया था, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम आप सभी को पता होगा, इट इज़ अ बैक्टीरिया विच कॉज फूड पॉइजनिंग। मेनली टू जीनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग, क्लॉस्ट्रीडियम एंड बैसिलस। वैसिलस तो इन क्यों ये होते, क्योंकि इनके पास क्या होता, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता वो हीट या टेम्परेचर को किसी न किसी चीज़ से सेंसिटिव होता तो वो ईजिली मर जाता है। लेकिन ये तो जो जीनस है, एक क्लॉस्ट्रीडियम और एक वैसिलस, दे आर एबल टू फॉर्म एंडोस्पोर। एंडोस्पोर इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी हार्ड। जैसे एक सीड डॉर्मेंसी के में सीड जो होता है उसके चारों तरफ एक कोट होता, सीड को कोई नहीं ख़राब कर सकता, वो जब 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 नॉर्मल कंडीशन होगी वो जर्मिनेट हो जाएगा। उसी तरह बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती एंडोस्पोर। एंडोस्पोर में बहुत ज़्यादा कोटिंग रहती उसकी जेनेटिक मटेरियल के आसपास, जिससे वो उस पर हीट और इन सब चीज़ों का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। और जो ये 3 टाइप के होते, एक कैसा होता, सेंट्रल, मतलब कि जो मटेरियल होगा वो बीच की साइड होगा, एक होगा बिल्कुल टर्मिनल, और एक होगा सब टर्मिनल। तो ये 3 टाइप के मेनली एंडोस्पोर देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Yersinia pestis, it is a bacteria which discovered by, first is Yersinia, second is Kitasato, and third is both. So the right answer is both. Yersinia and Kitasato both discovered the Yersinia pestis which cause plague। आपने सुना होगा, इसको ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। और जैसे आज कोरोना फैला एक टाइम पे, ऐसे ही ये फैला था और इसने काफ़ी पूरे वर्ल्ड वाइड फैला था और काफ़ी जो है पॉपुलेशन इसकी वजह से कम हो गई थी। सो द यर्सेनिया पेस्टिस। और ये जो इसमें एक मीडिएटर होता, मतलब कोई भी रोडेंट जो रहते, चूहे वगैरह रहते, तो उनकी वजह से ये फैलता है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सिफेलिस। तो राइट आंसर इज हॉफमैन एंड शाउडियन। ठीक है, और सिफेलिस होता किससे है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, ट्रिपेनोमा पैलेडियम। और फैलता कैसे है ये, सेक्सुअल कांटेक्ट से, और ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ है।
नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट सिफिलिस किसने डिस्कवर किया, तो राइट आंसर इज वेजरमैन। और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होता क्या है, एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक डिसीज़ के एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होना। जब वो दोनों अटैच हो जाएंगी और तो हमें ये पता चलेगा पेशेंट इज़ पॉजिटिव फॉर दिस टेस्ट। तो इसी तरह सिफिलिस के लिए वेजरमैन ने ये टेस्ट डेवलप किया था। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज डिस्कवर्ड बाय, द राइट आंसर इज ग्रिफिथ, सबको पता होगा। 1928 आई थिंक, यस 1928 में उन्होंने ये डिस्कवरी की थी और बताया था कि जो बैक्टीरिया है वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म भी कर सकते। लाइसोजाइम, what is the difference between the lysozyme and lysosome? Please don't confuse. Lysozyme is an enzyme and it is an organelle. So this is discovered by Fleming, and lysosome is an organelle which is known as the societal bag. And lysozyme is an enzyme जो क्या करता है, बैक्टीरिया सेल को पूरा ब्रेक कर देता या उसको ख़त्म भी कर सकता। तो ये जो डिस्कवरी थी लाइसोजाइम की, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंटल थी। फ्लेमिंग एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब क्या थे, वो अपने लैब में काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक कल्चर रखा था, वो उस समय कल्चर पे काम कर रहे थे और वो 2 हफ्ते कुछ दिनों के लिए वो बाहर चले गए, अपने मतलब छुट्टी के लिए लेके वो चले गए। जब वो लौट के आए तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ पे उनके कल्चर में मोल्ड ग्रो हो गया और वो क्या कर सॉरी 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 उन्होंने ये जो लाइसोजाइम की डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंटल थी। कैसे थी, जब वो काम कर रहे थे अपने कल्चर पे तो उन्हें छींक आई, तो उसकी वजह से क्या हो, जो उनकी नेज़ल म्यूकस थी वो जिस एरिया में निकली, वहाँ पे जिस एरिया पे गिरी उस प्लेट के, तो वहाँ पे जो बैक्टीरियल कॉलोनी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई या उनकी जो सेल वॉल थी तो ब्रेक हो गई। तो इससे पता चला कि लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो बैक्टीरियल सेल को लिसिस भी कर सकता। और दिस डिस्कवरी जो हुई थी वो हुई थी 1921 में। और जो लाइसोजाइम एंजाइम होता वो हमारे टीयर, सलाइवा और नेज़ल म्यूकस में भी हो सकता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ डेवलप बाय रस्का, एंड जो उन्होंने डेवलप किया था वो था टैम। 2 टाइप के होते माइक्रोस्कोप, सैम एंड टैम। तो ये था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और मुझे इसकी फुल फॉर्म और इसकी फुल फॉर्म और इन दोनों की भी डिफरेंट आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये वो जो डिस्कवरी थी कि जब वो वेकेशन पे गए तो अपना कल्चर छोड़ गए और उसमें देखा कि एक मोल्ड ग्रो हो गया और वो जो मोल्ड था वो स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी को एंटागोनिस्ट इफेक्ट शो कर रहा और उसकी कॉलोनी को धीरे धीरे कम करते जा रहा। तो जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि ये एस्परजिलस फंगस है और स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा। देन ही पब्लिश हिज पेपर ऑल्सो that staphylo colonies transparent by a mold, मतलब ऐसे कुछ उन्होंने एक पेपर भी पब्लिश किया और इसकी पेनिसिलिन की खोज हुई जो कि आज भी बहुत सारी मेडिसिन्स में यूज़ की जाती। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ ऑल्सो अ मेडिसिन विच इज़ डिस्कवर्ड बाय वॉक्समैन। नेक्स्ट इज़ एफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड पता है एक्स्ट्राक्रोमोसोमल मटेरियल होता और इसको डिस्कवर किया था जैकोव ने। लेकोपिरोन वॉज डिस्कवर बाय जैकोब एंड मैनॉट। द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कार्ल वूस, सबको पता होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और please share this video. That is why I feel motivated and I create more video for all different kind of subject and
डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और अगर किसी को इस वीडियो में कुछ गलती नज़र आ रही है या पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको 2x पे भी सुन सकते हैं, पर आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी ऐसे और कई वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।